नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। इजराइल और ईरान के बीच ऐसा लगता है कि फुल फ्लैश वार शुरू हो चुकी है। 2 दिन के जो अटैक हुए हैं इजराइल की तरफ से, उसमें ईरान को बहुत बड़ी चोट लगी है। बड़ी चोट इस मायने में कि उनके कई न्यूक्लियर प्लांट जो है वो तबाह कर दिए गए हैं। उनके सैन्य ठिकानों पर अटैक हुए हैं। उनके करीब 20 कमांडर मारे गए हैं, जिनमें आर्मी चीफ भी हैं, और करीब 9 परमाणु वैज्ञानिक बताए जा रहे हैं। सेना के कई बड़े अफसर मारे गए हैं। लेकिन ईरान की तरफ से भी अब वार किया जा रहा है, और वो अब तक 160 के आसपास मिसाइलें दाग चुका है इजराइल पर। तेल अवीव जो राजधानी है इजराइल की, वहाँ भी 6 मिसाइलों से अटैक किए गए हैं। वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री पर भी अटैक हुए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने की नहीं है। लेकिन जो ताज़ा बयान आए हैं आयतुल्लाह खमेनी की तरफ से या डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू की तरफ से, उससे एक बात साफ हो गई है। और हम इन बयानों में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान ले लें, तो उससे ऐसा लगता है कि युद्ध अभी थमने वाला नहीं है। ये लंबा समय तक चल सकता है। और इजराइल ने तो ये कह दिया है कि ये युद्ध नवंबर 2024 में ही तय हो गया था, मंजूरी मिल गई थी। अप्रैल में ये शुरू होना था, किसी कारण डिले हुआ। लेकिन अब जब तक हम इनके न्यूक्लियर असेट्स को, प्लांट्स को तबाह नहीं कर देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए सीधे जुड़ लेते हैं मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास्तव सर के साथ। और श्रीवास्तव सर के बारे में मैं जोड़ने से पहले आपको बता दूं, टेरिटोरियल आर्मी के चीफ रहे हैं, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत हैं, और अमेरिका में ट्रेनिंग लेने वाले भारत के विरले अफसर्स में से एक हैं। तो सीधे जुड़ लेते हैं श्रीवास साहब के साथ और उन्हीं से जरा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। श्रीवास सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। श्रीवास सर, एक बात लोगों के दिमाग में आती है, इजराइल अपेक्षाकृत छोटा देश है, उसकी आबादी पूरी 1 करोड़ भी नहीं है, और वो काफी लंबे समय से हमास के साथ भी उलझा हुआ है। इसके अलावा हूथियों से, कई दूसरे देशों में सक्रिय आतंकवादी संगठनों से, यहाँ तक के हिजबुल्ला, इन सब से भी उलझा रहा है। और इन सभी को बहुत बड़ी डेंट उन्होंने पहुंचाई है। इनके कई सरगनाओं को, आतंकी सरगनाओं को वो नेस्तनाबूद कर चुका है। अभी नेतान्याहू की तरफ से एक बयान आया है कि हम ईरान के साथ फुल वॉर लड़ने के लिए भी तैयार हैं। इतनी बड़ी तैयारी इतना छोटा सा देश ये कैसे कर पा रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो 3 साल से अधिक समय से लड़ाई चल रही है, तो रूस तक की सांसें फूली हुई हैं। हाँ बिल्कुल, देखो चौधरी साहब, इसको हमें यह समझना पड़ेगा, इजराइल एक छोटा देश है, मगर इजराइल का वजूद बहुत बड़ा है। और इजराइल को मालूम है कि अगर वो तैयार नहीं रहेगा तो फिर उसका एग्जिस्टेंस जो है वो थ्रेट है, उसका एक प्रकार सर्वाइवल ही दांव पे। क्योंकि ईरान का तो जो पॉलिसी है वो इसको रिकग्नाइज नहीं करते, और वो तो इजराइल को नष्ट करना चाहते हैं। तो इजराइल को अपना बचाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए इजराइल एक छोटा देश होते हुए भी करीब करीब 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में उसकी पॉपुलेशन है। वहाँ पर जो फौजी ट्रेनिंग कंपलसरी है, और जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा आप ये कहें कि डिफेंस इक्विपमेंट में
स्पेशली साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर और सॉफ्टवेयर जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक प्रकार से माना हुआ है। उसके अपना सर्वाइवल के कारण हर आदमी वहां पर ट्रेन सोल्जर है और उसको पता है कि जो जहां चारों तरफ से वो मुस्लिम वर्ल्ड से घिरा हुआ है, उसको अगर वो तैयार नहीं होगा तो वो उसको एग्जिस्टेंस ही उसका खतरे में। अब कभी कभी ये भी बात आती है कि भाई आप न्यूक्लियर हथियार आपने ले लिए हैं और अभी अगर ईरान भी न्यूक्लियर हथियार ले लेता है तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम, आपके पास भी तो न्यूक्लियर हथियार है। मगर ये समझना पड़ेगा कि हर देश के पास अगर न्यूक्लियर हथियार है तो वो डेटरेंस है और उसके अंदर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। मिसाल के तौर पे अपने व्यूअर को बताएं, भारत और पाकिस्तान के साथ भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, मगर भारत अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा तो हमारे पास पुख्ता सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, क्योंकि हम बड़ा देश है। अगर एक जगह न्यूक्लियर हथियार डाल भी देगा तो उसका असर बहुत लिमिटेड होगा और हमारे पास ट्राइड है, हमारे पास जमीन से भी, समुद्र से भी, आसमान से और समुद्र के नीचे से हम फायर कर सकते हैं। ऐसा इजराइल में नहीं है। इजराइल एक इतना छोटा देश है, एक न्यूक्लियर बम गिर गया तो बस वो खत्म है, उसका तो वजूद ही खत्म। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात ही नहीं आती। तो इसलिए वो ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देगा। और आज तक न्यूक्लियर हथियार क्यों नहीं बना पाया ईरान, जबकि नॉर्थ कोरिया बना पाया, बहुत ही जो अंडर डेवलप्ड है, या आपको कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है। पाकिस्तान बना पाया, जबकि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की मानी हुई है, ड्रोन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की मानी हुई है। तो क्यों नहीं बना पाया आज तक ईरान? उसकी वजह यह है, जब भी वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब आता है तो कुछ ना कुछ उस पर इजराइल हमला कर देता है, या तो काइनेटिक जो इस बार हमला किया, या साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर से कि वो 2-3 साल फिर पीछे चला जाता है। तो इसलिए आज तक न्यूक्लियर हथियार ईरान के ना बनने की वजह इजराइल है, और इजराइल उसको अलाउ नहीं कर सकता। क्या इसको अमेरिका अलाउ कर सकता है? बिल्कुल नहीं करता। क्या वो दूसरे मुस्लिम वर्ल्ड हैं, उनका क्या मिजाज है? वो भी नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होता है तो वो उनको ब्लैकमेल करेगा। चाहे वो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, जॉर्डन, ये सब सुन्नी है ज्यादातर और ये शिया है। तो ये सच्चाई है कि इजराइल के पास और कोई चॉइस नहीं। इजराइल किसी तरीके से भी ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा। अब कुछ एक समय से आप जेसीपीओ स्टार्ट साइन हुआ था, जॉइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको न्यूक्लियर डील करते हैं, जिसको P5+1 ने साइन किया था 2015 में, कि भाई जो ईरान है वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा और ये एक प्रकार अंडरटेकिंग देगा और उसको इकोनॉमिक सैंक्शन हटाए जाएंगे, जिसके अंदर P5 आपके सारे के सारे जो परमानेंट मेंबर प्लस जर्मनी। मगर 2018 में जो पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो वो इस जेसीपीओ से निकल गए थे। उन्होंने कहा था कि ईरान मूर्ख बना रहा है, ईरान एक तरफ से तो सैंक्शन हटवा लिए हैं मगर वो न्यूक्लियर हथियार की तरफ बनाने की तरफ जा रहा है। तो उस समय तो इसके ऊपर लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया था। तो धीरे धीरे ईरान, अब यूं तो जेसीपीओ हैं बाकी देश, मगर ईरान चुपके से धीरे धीरे न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब है। उसने यूरेनियम एनरिच 60% से ज्यादा कर लिया है। वो कभी भी 5 से 7 या करीब करीब 10 के करीब न्यूक्लियर हथियार अगले 1-2 महीने में बना सकता है। और जो ये एनपीटी का मेंबर है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, कि भाई नॉन एनपीटी का जो मेंबर है वो लिखित में देते हैं कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं जाएंगे। ये मगर ये न्यूक्लियर हथियार बनाने के कगार पे है। आईएई जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने 20 साल के बाद, मतलब 20 साल के बाद ऐसा एक सेंसर दिया है कि उन्होंने भी इस बात को माना है कि वाकई जो है ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब है। अब बात जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि कहीं बातचीत से कोई ना कोई सोल्यूशन निकले, जब उसने ट्रंप 2.0 चाहते थे लड़ाइयां ना हो, तो उन्होंने जैसे आया तो वो कहा बातचीत हो और कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक सैंक्शन हटाएंगे इसके, मगर ये एक प्रकार से
लिखित में हो जाए कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, उसकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अभी तक हुई उसको डिसमेंटल किया जाएगा। मगर जो ईरान है झूठ बोलता है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन की विंडो दी थी कि इस 60 दिन के अंदर आप और ट्रीटी साइन कर लेंगे तो ठीक है, और उसने नहीं की। अभी भी वो हर बारी अलग स्टोरी बताता है। ईरान इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि हम न्यूक्लियर हथियार बनाने के, वो कहते हैं हमारी तो सिविल एनर्जी के लिए है। तो सच्चाई यही है, जो इजराइल ने हमला किया इसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो अलाउ नहीं कर सकते ईरान को। ईरान बिल्कुल कतार पे, ईरान झूठ बोलता है। और ये हमला 61वां दिन हुआ है, वो जो 60 दिन की विंडो थी उसको वो चांस दिया। तो ये सच्चाई है, जो इजराइल ने हमला किया वो सटीक किया। इजराइल के हमले में इजराइल जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है उसका मोसाद, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इन्फिल्ट्रेट कर गई ईरान के अंदर। जैसे कि रशिया यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के ड्रोन ट्रकों के अंदर डाल के 4000 किलोमीटर दूर ले गए थे, और उसके बाद वहां से उड़ के उन्होंने करीब के 40 से 45 के करीब रूस के एयरक्राफ्ट उड़ा दिए थे। इसी प्रकार मोसाद इन्फिल्ट्रेट करके वहां से ड्रोन चलाए, और ये जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट और बड़े बड़े फौजी कमांडर मारे गए करीब के, चाहे वो IRGC का एक प्रकार से कमांडर इन चीफ था, या वो आर्म फोर्सेस का चीफ ऑफ स्टाफ था, या एयरफोर्स का वो था, या 6 से ज्यादा जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको सबको मार दिया। और जो हमला हुआ वो 200 एयरक्राफ्ट और मिसाइल रॉकेट से हुआ, उसमें इसने न्यूक्लियर फैसिलिटी को काफी हद तक, मैं ये नहीं कहूंगा 100%, काफी हद तक उसको उसने डैमेज किया है, उसको डिस्ट्रॉय किया है। और नताज जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी जहां इनरिचमेंट हो रहा है यूरेनियम का, वो तेहरान के साउथ में है, उस पर बहुत भारी डैमेज हुआ है। तो यह सच्चाई है कि वाकई ईरान जिस प्रकार से न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश में था, तो इजराइल ने उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला करके उसको भी रोका है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, दिस वर्क इज इन प्रोग्रेस, इसको बोलते हैं कि जो ऑपरेशन का है वो राइजिंग लाइन है। अब आप कहेंगे कि राइजिंग लाइन का क्या मतलब है? ये इसलिए है कि अगर आप देखें, जब अयातुल्ला खमैनी और ये लीडर्स आए थे, 1970 रेवोल्यूशन हुआ, तो उससे पहले इनके झंडे पे भी लॉइन था। वो कहीं ना कहीं इसकी जो पॉपुलेशन है, अवाम है, उसको भी जो अभी आपका बताया नेतन्याहू ने कि भाई हम आपके अगेंस्ट नहीं है, हमें जी मालूम जी। है आपको भी जकड़ा जा रहा है, और हम चाहते हैं इस समय का मौके का फायदा उठाओ, और इसीलिए ऑपरेशन राइजिंग लॉइन किया है। तो ये सच्चाई है, ये कार्रवाई इजराइल ने की, पलटवार ईरान ने किया है। अब आगे बातचीत होगी, फिर बात करते हैं कि क्या होगा। अभी जो सिचुएशन है शिवाज साहब, इस सिचुएशन में इस बात की तो कोई संभावना लगती नहीं है कि तुरंत ये जो संघर्ष है, युद्ध है, ये थमेगा। अच्छा, युद्ध का रूप स्वरूप बदल चुका है। जो एक कन्वेंशनल वार हुआ करती थी, उसका भी अब तौर तरीका बदल चुका है। और अब तो मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें, इस तरह की मिसाइलों से लड़ाई हो रही है, और उसी में हराया जा रहा है या जीता जा रहा है। इसमें अगर हम देखते हैं ईरान की कैपेसिटी, एबिलिटी कितनी है, और इजराइल की कितनी है, और ईरान कितना समय तक टिक पाएगा इजराइल के सामने। हाँ, पहले हम देखते हैं कि ईरान ने किया क्या है। तो जैसे हमने बात बताई, इजराइल ने हमला किया, इसके बाद वाकई ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। उसने हाइपरसोनिक मिसाइल और जो ब्लास्टिक मिसाइल, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, और उसने एक प्रकार से इतना ज़्यादा इकट्ठा किया कि वो जो आपका आयरन डोम सिस्टम है उसको वो सैचुरेट कर दे, जैसा कि हमास ने किया था, ऐसा उसने कार्रवाई की। पहले हम देखते हैं कि जो ईरान और इजराइल के बीच में 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इनके बॉर्डर नहीं मिलते, तो लैंड की लड़ाई तो इनके बीच में हो नहीं सकती। इनकी लड़ाई होगी एयर पावर से या नेवल पावर से, क्योंकि सी से है, दोनों के सी लगता है। तो अब सच्चाई यह है कि उनके ऊपर जो हमला होगा एक दूसरे पे, वो होगा
हवाई जहाज से या रॉकेट से या मिसाइल से या ड्रोन से। तो अगर ऐसा होगा, इनके बीच में स्पेस आपको किसी की करनी पड़ेगी। इसके बीच में इराक भी आता है, जॉर्डन भी आता है। तो पहली बात तो आपको उसकी स्पेस के अंदर से जाना पड़ेगा दोनों देशों में। दूसरा ये है, हमला अब एयर पार का होगा, रॉकेट का होगा, मिसाइल का होगा। इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी अगर कंपेयर करें जो ईरान की और इजराइल की, इसमें इजराइल का पलड़ा भारी है। इजराइल यूं तो छोटा देश है, 90 लाख और 1 करोड़ के बीच में पॉपुलेशन, ये 9 से 10 करोड़ की है, मगर जो उसके पास हथियार हैं वो काबिल तारीफ है और इसको खुल के मदद दे रहा है अमेरिका। अमेरिका ने F-22 रैप्टर, F-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी दे रहे हैं। अब जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका मैं थोड़ा बता दूं कि जो आयरन डोम सिस्टम है, जब उसने हमास के ने हमला किया था उसके अंदर उसने अब बदलाव किया है। जिस प्रकार से इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने बनाया, भारत ने भी मल्टी लेयर बनाया। तो अभी जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम वो मल्टी लेयर है, उसमें उसने जो एरो 1 सिस्टम लगाया, एरो 2 सिस्टम भी डाला अमेरिका का। उसके बाद अमेरिका का उसने थर्ड टर्मनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस भी डाला और पेट्रोइड मिसाइल भी डाली। तो एक प्रकार से एंटी ड्रोन भी डाला। सैटेलाइट जो मिसाइल के लिए अलग हथियार, ड्रोन के लिए अलग हथियार, कि अगर 1000 के करीब ड्रोन जहाज वगैरह आ जाए तो सैचुरेट ना हो, ऐसा भी इजराइल ने कर लिया। अब बात ऐसी है कि जो पलटवार किया ईरान ने, उसने भी हाइपरसोनिक मिसाइल, ये मानना पड़ेगा कि ईरान भी कोई कमजोर नहीं है। ईरान एक ऐसा देश है जो कि मिसाइल में, ड्रोन में माना हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइल फतह उसने चलाई और उसके पास मिसाइलों का भंडार है, मिसाइलें बहुत हैं उसके पास। और उसके बाद ड्रोन जो है, अब शाही ड्रोन का इस्तेमाल तो पूरा का पूरा रूस ने यूक्रेन के अगेंस्ट किया है। तो यह सच्चाई है, उसने भी पलटवार किया, मगर क्योंकि आयरन डोम सिस्टम को इसने मल्टी लेयर बना लिया और इसके अंदर, तो उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं हुआ। और ईरान ने हमले कहाँ किए? ईरान ने हमले किए मिलिट्री फैसिलिटी पे तो किए नहीं। उसको पता था वहां तो उनकी इंटीग्रेशन ऑफ जो सिस्टम इतना ज्यादा होगा, वहां ये सिविलियन एरिया पे किया। तो जो पलटवार किया वो कोई खास उसका इफेक्टिव ग्राउंड पे नहीं हुआ इजराइल में। और ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो सटीक हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर मोसाद इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, वो सटीक आपको टारगेट दे रहा है। अब जो बात आती है, आपका पॉइंट आ रहा है कि ये कितने देर तक पाएगा। देखो सच्चाई यह है कि पहली बात तो यह है कि अभी बातचीत होने वाली थी ओमान में कि जो छठी, वो बातचीत तो अब खत्म है, बातचीत तो अब कोई होगी नहीं, उसका मतलब। अब ये सच्चाई है कि जो ईरान ने हमले किए हैं उसको कर दिया। अब ये पलटवार इजराइल करेगा। इजराइल ये यकीन करेगा कि भाई मैं इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को इतना बर्बाद कर दूं कि आने वाले 3-4 साल तक ये ना करे। क्योंकि इजराइल एक बात बार बार बोलता, नेतन्याहू भी, कि भाई ये जो हमास है, होती जो बना हिजबुल्ला है, ये जो प्रॉक्सीज हैं इसकी ईरान की, इनको तो हमने किसी हद तक इनको बहुत कमजोर कर दिया। मगर जो सांप का हुड तो ईरान है, अगर उस ईरान जो सांप के हुड को नहीं कुचलोगे तब तक कुछ। तो मुझे लगता नहीं कि ये, पहली बात तो ये लड़ाई अभी रुकने वाली है। इस लड़ाई का दायरा, लड़ाई और तीव्र गति बढ़ेगी और दोनों तरफ से हथियार हैं। अमेरिका ने हथियार काफी दे रखे हैं इजराइल को, इजराइल के अपने भी हैं। इजराइल के मिलिट्री कैपेबिलिटी, कॉम्बैट जो पावर की बात करें, काफी ज्यादा है। ईरान को भी आप हल्के में नहीं ले सकते, उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल हैं। उसके बाद ड्रोन भी हैं, वो भी हमले करेगा। अब पॉइंट ये आता है चौधरी साहब, जो सबसे, क्या ये लड़ाई लिमिटेड रहेगी या इसका दायरा बढ़ सकता है? क्या ये अमेरिका इसमें आ सकता है? ये जब आप क्वेश्चन पूछते हैं फिर बात करते हैं चौधरी साहब। आवाज नहीं आ रही? जी माफी चाहूंगा। नो प्रॉब्लम। इसमें दो सवाल हैं। एक तो ये है कि क्या अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब दूसरी बार शपथ ली थी तब इन्होंने कहा था कि अमेरिका अब किसी दूसरे की लड़ाई में नहीं जाकर के लड़ेगा, नहीं उलझेगा।
यानी वो अपनी घोषणा का ही वायलेशन करेगा अगर वो इसमें डायरेक्ट शामिल होता है। एक तरीका उसका ये है कि वो इजराइल को ही स्ट्रेंथन करे, और जो उसने किया है कि अपने 2 युद्धपोत इस क्षेत्र में ला करके खड़े कर दिए हैं, वैसा करे, और जहां जहां इसके सेना के ठिकाने हैं वहां उनके लिए अपनी जैसी उड़ानें उसने शुरू की है रक्षा के लिए, वैसा करे। दूसरा मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये भी है कि रूस और चीन ये ईरान के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इससे पेचीदगियां बढ़ने वाली हैं आने वाले समय में? हाँ बिल्कुल। देखो पहले हम देखते हैं कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका नहीं चाहता कि ये लड़ाई के अंदर दाखिल हो। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात देखते तो वो चाहते थे कि किसी तरीके से इसके नेगोशिएशन हो जाए, ईरान मान जाए, और वो हरदम ये चाहते थे कि क्योंकि उसको लगता है कि लड़ाई से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसको अपना लगता है कि उसकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उनका जो नजरिया एक बिजनेसमैन की तरह है, वो एक नोबेल प्राइज की तरफ जाना चाहते हैं कि भी शांति पैदा करें। अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हुए। रशिया यूक्रेन लड़ाई भी वो रुका नहीं पाए, यहाँ पर भी वो चाहते थे कि कुछ हो, मगर इजराइल चाहता था कि कहीं ना कहीं काइनेटिक हमला हो और इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करे, क्योंकि इजराइल को पता था कि ईरान झूठ बोल रहा है और ईरान मानने वाला नहीं। ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को या न्यूक्लियर जो इसकी तकनीक है उसको रोल बैक नहीं करेगा। वो चाहेगा कि किसी तरीके से न्यूक्लियर आता है, तो उसके पास कोई चारा नहीं है कि न्यूक्लियर ऐसे में हमला करके इसको बर्बाद करे। ये तो इजराइल का वो था। अब आपने ठीक बोला, अमेरिका इसमें डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने अभी तक क्या हेल्प दी है? अमेरिका ने इसको हेल फायर मिसाइल भी दे दी, जितनी मिसाइलें और रॉकेट्स और हाइपरसोनिक मिसाइल हुई, इनको काफी हद तक जो उसके वहां पर एयर डिफेंस डिप्लॉयड है पूरे मिडिल ईस्ट में, उन्होंने भी इसको एक प्रकार नष्ट किया। हेल फायर मिसाइल भी दी, पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम दे रखा है, थार्ड दे रखा है, इंटेलिजेंस दे रहे, सैटेलाइट से खबरें इसको बता रहे हैं, मगर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। अब ये डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकती है? अब बात ऐसी है कि 18 बेसिस हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जो कि टेम्परेरी है, 8 परमानेंट है, जिसके अंदर आपकी कुवैत में भी है, सऊदी में भी है, यूएई में भी है, ओमान में भी है और कतार में भी है। ये जो बेसिस हैं इसके अंदर 40 से 50 हजार सैनिक हैं अमेरिका के। अगर ईरान इनके ऊपर हमला कर देता है और डायरेक्ट अटैक कर देता है अमेरिका के एसेट्स पे, तो फिर अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं कि फिर अमेरिका लड़ाई में आएगा। क्या ईरान इसको चाहेगा? मुझे लगता नहीं कि ईरान ऐसी बेवकूफी करेगा, क्योंकि ईरान नहीं चाहेगा कि अमेरिका आए। अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे मैंने बताया कि अगर ये हमले हो जाते हैं उन बेसिस पे, तो फिर तो अमेरिका के पास चॉइस नहीं होगा। तो फिर उसके अंदर चाइना और रूस भी आएंगे। चाइना रूस इसको मदद देंगे। अभी तक ईरान को कोई खास मदद नहीं मिल रही। ईरान के पास खुद की काबिलियत क्षमता है, इसमें कोई शक नहीं, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, मगर क्योंकि रूस तो खुद इन्वॉल्व है, रूस आपको पता है बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व है रशिया यूक्रेन लड़ाई में, और चीन जो है वो अपनी इकोनॉमी लड़ाई लड़ रहा है। जो अमेरिका के साथ अभी उसने बातचीत हुई है, वो चाहता है कि उसकी इकोनॉमी डिगमगाए नहीं, तो वो नहीं आएंगे जब तक अमेरिका नहीं आएगा। अगर अमेरिका आता है तो फिर तो वाकई ये हो, और फिर दायरा बढ़ेगा, फिर ये स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। कोई कल कहे कि इसका दायरा कितना रहेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसका दायरा बढ़ सकता है। इसका दायरा तभी बढ़ेगा अगर अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अमेरिका तब ही इन्वॉल्व होगा अगर ईरान इसकी बेसिस पे डायरेक्ट हमले करता है। वैसे अमेरिका नहीं होना चाहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है। वो आपने बहुत सटीक बोला, वो दूसरों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वो हथियार देंगे, हथियार उसके बिकेंगे, उसको पैसा मिलेगा, वो एक बिजनेसमैन है। तो मुझे लगता है ये एक प्रकार का सिनेरियो है। इसमें एक और भी बात है चौधरी साहब जी, अभी आपने देखा कि जो 4 दिन की मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई, भारत ने बहुत ही मैच्योरिटी से काम किया। भारत का जो मिलिट्री एम था हमने किया कि हमने उसके जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको बर्बाद किया, नो के नो कर दिए। जहां पर आपका हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के कैंप हेडक्वार्टर थे मुदीर का में भावलपुर और मुजफ्फराबाद में डिस्ट्रॉय किए।
मगर उसके बाद पलटवार किया पाकिस्तान ने हमारी सिविल इंस्टॉलेशन पे प्लस मिलिट्री इंस्टॉलेशन में, इसीलिए हमें 11 बेसिस जो उसकी उस एयर बेसिस पे हमला करना पड़ा, जिसके अंदर आपका नूर को भी था, उसके बाद बालाकोट पे ये आपका बेसिकली जकोबाबाद भी था, और आप इसके बाद आप बेसिकली जितने भी 11 के 11 बहुत इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री टारगेट किराना थे हिल्स, एयरफील्ड, सरगोधा, वो नूर सरगोदा था, खान एयरबेस। जी। नूर खान था, सरगोदा था। इनको हमने काफी हद तक किया। मैं कुछ और कहना था, तो इसका मतलब आपने सरगोदा किया, नूर खान किया, जकोबाबाद किया, बलौरी में आपने उसके अवैक्स को कर दिया, स्कार्दू का किया। हमने उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान ने हाथ खड़े किए, सीज फायर मानना हमने बिल्कुल माना। क्यों? हम नहीं चाहते थे ये लड़ाई बढ़े, और क्योंकि हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। हमारी बिल्कुल। इकोनॉमी 7% के करीब जा रही, हम क्यों बेवकूफी करें? अब इस लड़ाई का मैं कुछ और चीज निकालना चाहता हूं इस लड़ाई से। इस लड़ाई के अंदर पाकिस्तान जो हारा हुआ है वो भी दिखा रहा है हम जीत गए। तो अपने अवाम को मूर्ख बना के, तो ऐसे ही जो इजराइल और ईरान का चल रहा है, ईरान भी अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हमने इजराइल पे बहुत बड़ा नुकसान किया। तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ एक दिन ये चलती रहे और इजराइल उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को काफी हद तक डिग्रेड करे, और फिर बात कुछ ना कुछ ये रुके और दोनों क्लेम करें कि हमने जीता है। अगर आप देखें ईरान की तरफ से, देखें ईरान के सड़कों में खुशी मनाई जा रही है कि भाई हमने बहुत सटीक हमले किए हैं इजराइल, जबकि हुए नहीं है, वो सिविल टारगेट को हिट किया है। हाँ, अगर आप जितने भी मिसाइलें रॉकेट करोगे, ये इम्पॉसिबल है कि पूरे 100% वो उनको बर्बाद किया जाए। तो ये सच्चाई है कि ऐसा कुछ हो सकता है, मगर इस लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है अगर ईरान जो है कि अमेरिका की बेसिस जो कि मिडिल ईस्ट में उन पे हमला करता है। चौधरी साहब, लेकिन सिवाज साहब, आखिर में मैं ये जानना चाहूंगा, जो हमने बेंजामिन नेतान्याहू का भाषण सुना है, उसमें बड़ी समझदारी के साथ उन्होंने ईरानी जनता को एड्रेस किया है, संबोधित किया है। और उन्होंने कहा है कि मैं जानता हूं कि पिछले 46 साल से आपका दमन किया जा रहा है। मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं। एक तरीके से वो ईरान की जनता को साथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि ईरान की जो मौजूदा सरकार है, जो लीडरशिप है, इसने चाहे हिजबुल्ला खड़ा किया हो, चाहे मिलिशिया ग्रुप्स खड़े किए हों, चाहे इराक में मिलिशिया को खड़ा किया हो, सीरिया और इराक में हमास को खड़ा किया हो, या यमन में हूती को खड़ा किया हो, ये जो है इस पूरे खित्ते की, पूरे क्षेत्र की, कहना चाहिए कि अशांति के लिए जिम्मेदार है। और ये ईरान को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो ये जो माइंड गेम खेल रहे हैं नेतान्याहू, ये कितना उनका आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि हमने देखा है ना, ईरान के भीतर भी बड़ा ग्रुप है जो दमनकारी रवैये को लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन करता रहा है इस सरकार के खिलाफ और इस सरकार की सोच के खिलाफ। देखो सच्चाई यह है कि ईरान एक बहुत ही मॉडर्न टाइप की सोसाइटी होती थी। अगर आप देखें जब शाह का रूल था, जब रिवॉल्यूशन 1979 से पहले, और एक सबसे आपको फॉरवर्ड लुकिंग सोसाइटी, जहाँ पर औरतें काम करती थी और बहुत ही आराम से घर से बाहर निकल के वो ऑफिसों में काम करती, स्कूल में जाती थी। मगर जब से रिवॉल्यूशन हुआ है, आप देखें कि किस प्रकार से ईरान पीछे जाता रहा है। आज वहाँ पर इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर रही, लोगों को जॉब नहीं है, लोगों में डिससैटिस्फैक्शन है, और लोगों को दबाया जा रहा है। ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें चौधरी साहब, ये जो हिजाब की मूवमेंट चली थी, औरतें सड़कों पे आई थी, उन्होंने बाल काटे थे, उनको गायब कर दिया था। तो वाकई ये सच्चाई है। वो लोग समझते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट के अंदर इंस्टेबिलिटी का कोई कारण है, वो ईरान है। ये सारे के सारे आतंकवादी गढ़ जो हैं, ये बनाए हैं, हिजबुल्लाह, हूती रेबल और हमास, ये इसने बनाए, इराक के अंदर इन्होंने बनाए। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में इंटरनल ही कुछ ना कुछ वहां पर होगा। जब भी कुछ होगा वो ईरान के अंदर से ही फूटेगा।
और वो कहीं ना कहीं जो नेतन्याहू थे वो उनको एड्रेस कर रहे थे। उनको पता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत है और मोसाद इसीलिए ज्यादा इन्फिल्ट्रेट कर पाया है। वहां के लोग खुश नहीं है, वहां के लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, वहां की इकोनॉमी अच्छी नहीं, ह्यूमन राइट वायलेशन है, औरतों को सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। वो सब जानते हैं कि किस प्रकार से हिजाब के अगेंस्ट औरतें लड़ी थी, मगर वो अनफॉर्चुनेटली उसको कुचल दिया गया। तो ये बात ठीक है। मुझे भी लगता है आने वाले समय में जब भी कभी ईरान के अंदर रिवोल्यूशन होगा वो लोग ही करेंगे। और वाकई जो नेतन्याहू कर रहे हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक जगह भी एक मिसाइल एक रॉकेट भी उन्होंने सिविल एरिया पे नहीं मारा। वो कोलेटरल डैमेज हो सकता है। उन्होंने सटीक हमले किए हैं, उन्होंने पिन पॉइंटेड किए हैं, प्रिसिशन शूटिंग की हैं, उनकी मोसाद वहां पर इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। अगर कोई मिलिट्री कमांडर जो 4th फ्लोर पे है तो 4th फ्लोर को ही उन्होंने किया, तो ये मानना पड़ेगा। और वाकई ऐसा तबका है ईरान के अंदर, वो आइडेंटिफाई करता है इसको। तो ये अंदर से ही कुछ रेवोल्यूशन होगा। और ये बिल्कुल बात ठीक है, आज लोग बहुत नाखुश हैं वहां पर इकोनॉमी बहुत कमजोर है और बहुत बड़ा तबका है ईरान के अंदर, वो जो है बाहर निकलना चाहता है और वो रिवोल्ट करना चाहता है जो प्रेजेंट इनकी एस्टेब्लिशमेंट है। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद शिवास सर, आप जुड़े और आपने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू नमस्कार। चौधरी साहब, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर।